हेलो गाइस, वेलकम बैक एसआरजे स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 का होम क्राफ्ट यानी कि गृह शिल्प। चैप्टर नंबर 5 है वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से पहला पॉइंट है, पहला कथन दे रखा है कि रसायनों का छिड़काव खाली स्थान के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों जो रसायनों का छिड़काव होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो खाली स्थान में क्या भर देंगे हम लोग, स्वास्थ्य भर देंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, वायु प्रदूषण रोकने के लिए खाली स्थान का प्रयोग अनिवार्य है। तो वायु प्रदूषण रोकने के लिए हम किस ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में हम सीएनजी है, सोलर सेल या इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज इट इज़ आपके बुक के हिसाब से यहाँ पे हम सीएनजी लिख दीजिएगा। ठीक है। अब सोलर पावर का भी इस्तेमाल लिख सकते हैं यहाँ पे, या आप इस समय देख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, विश्व मृदा प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आपको पूछता है विश्व मृदा प्रदूषण दिवस की, तो आप लिखेंगे खाली स्थान में 5 दिसंबर को विश्व मृदा प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। जबकि 5 जुलाई को आपको ध्यान रखना है योग प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। प्रदूषण दिवस की बात करता है तो 5 जून को। ठीक है, 5 जून प्रदूषण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 5 दिसंबर विश्व मृदा प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। सेकंड प्रश्न है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें प्रश्न नंबर का है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है। उत्तर में लिखेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो होता है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी क्या होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी में होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन की अधिक मात्रा होती है, जो कि मुख्य रूप से जो गैसें होती हैं उनको हम ब्यूटेन और प्रोपेन कहते हैं। और बात करते हैं तो इसमें कौन सा एलपीजी जो हमारा गैस होता है, जो गैस सिलेंडर के अंदर भरा जाता है जिसमें सुगंध आती है, वो क्या होता है दोस्तों, वो मेथिल मरकैप्टन होता है। क्या होता है, मेथिल मरकैप्टन नामक का रसायन होता है जो कि उसमें डाला जाता है, क्योंकि उसका अपना जो गैस होता है वास्तव में उसका कोई गंध नहीं होता है। इस गंध को पकड़ने के लिए है उसमें मिलाया जाता है गैस में, एलपीजी में। ठीक है, उसका नाम होता है मेथिल मरकैप्टन। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसाव हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे 3 दिसंबर की बात है, 1984 की बात है। 1984 में गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर को। और इसमें क्या होता है, जो भोपाल में MIC नामक यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। और इसमें आप पूछा रखा है आपसे क्वेश्चन में, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो उत्तर लिखेंगे भोपाल गैस से त्रासदी में मिक गैस, यानी यहाँ पे मिक से लिख दिया है, MIC इसको बोलते हैं। मिक मतलब कि मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो आप पूरा लिख लीजिएगा। आप मिक लिख करके मत छोड़िएगा, आपको मैंने पूरा बता दिया। तो उसको इस प्रकार से मिक लिखा हुआ है, MIC लिखा हुआ है, तो इसका होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस प्रकार से आप पूरा इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। ध्वनि जो प्रदूषण होता है उसके 2 कारण कौन कौन से हैं। तो पहला लिखेंगे मोटर कार, ट्रक, बस आदि के हॉर्न से निकलती आवाज़ हमारा ध्वनि प्रदूषण है। सेकंड है पंखों के द्वारा निकली आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है। इस प्रकार से कूलर या पंखों से निकलने वाला जो ध्वनि होता है, या कल कारखानों से निकलने वाला जो इंजनों से निकलने वाला जो ध्वनि होता है, ये हमारा ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अगर 80 डेसिबल से ऊपर, आपको एक चीज़ और बता देना चाहिए, जो हमारा ध्वनि का जो मात्रक होता है, जिसमें हम किसकी इकाई होती है, किस में नापते हैं, तो उसको हम डेसिबल में नापते हैं। किसमें, डेसिबल में नापते हैं। ये होता है स्मॉल डी, कैपिटल बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डेसिबल होता है। ठीक है। और अगर 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि अगर हम सुन रहे हैं तो हमारे लिए हानिकारक है। पटाखों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम की, जो पटाखे होते हैं उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है उसके नाम लिखना है। तो उत्तर में कहेंगे बारूदी बम एवं पटाखों में कार्बन, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्बन होता है फ्रेंड्स, सल्फर होता है, पोटेशियम होता है, इसके नाइट्रेट होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार के
रासायनिक पदार्थ उसमें उपस्थित रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर का इसमें पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, इसके बचाव के उपाय बताइए। उत्तर में लिखेंगे वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार के ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं, जैसे कि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, आंधी तूफान के समय धूल वनों में लगी आग का धुआं वायु प्रदूषण करता है। शहरों के कल कारखाने, यातायात के साधन, जनरेटर वायु प्रदूषण करते हैं। तो गांव में गांव में थ्रेसर वायु प्रदूषित करते हैं। इसी प्रकार रसायनों का छिड़काव, यहाँ पे थ्रेसर ले लीजिएगा, जो कि हम धान की गेहूँ की अब थ्रेसरिंग करते हैं या गेहूं का थ्रेसरिंग करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं गांव में एक तरीके से बहुत महीन कणों का द्वारा वायु का प्रदूषण होता है। ठीक है। इसी प्रकार रसायनों का छिड़काव जो कि मलेरिया नियंत्रण के लिए तथा कृषि फसलों में किया जाता है, वह भी वायु प्रदूषण के कारण है। इस प्रकार से आप देखना कई बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वायु प्रदूषण के लिए कारण बनती हैं। इसमें अगर किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषण जानना है तो आपको एक लाइकेन नाम का पौधा होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। लाइकेन नाम का पौधा होता है, उस क्षेत्र में अगर ये नहीं पाया जा रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे ये अगर नहीं पाया जा रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे वायु प्रदूषण है। ये क्या होता है, ये वायु प्रदूषण का इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। शैवाल और शैवाल से मिलकर बना होता है और ये सहजीवी होता है। ठीक, क्या होता है, सहजीवी होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, एल्गी बोलते हैं, मतलब शैवाल को एल्गी कहते हैं। और ये दो चीज़ों से मिलकर बोलता है, इसको हम सहजीवी कहते हैं। साथ ही साथ जो हमारा लाइकेन होता है, ये हमारा जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर की बात करते हैं, लिटमस पेपर जो होता है फ्रेंड्स, इसी लाइकेन से बना होता है हमारा जो होता है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर का कार्य क्या होता है, अम्ल और क्षार के बारे में पता करना। अगर कोई उनको सोल्यूशन दे दिया गया, बोला कि इसमें अम्ल है या क्षार है, तो आपके पास एक पेपर दिया जाएगा कि एक लिटमस पेपर दिया जाएगा, आप उसको डुबा के देखेंगे। दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है, एक रेड होता है, एक लाल, एक आपका नीला होता है। अगर नीला लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर को सोल्यूशन में डुबाया तो अगर लिटमस पेपर लाल हो गया तो आप कहेंगे क्या है, अम्ल है। ठीक है। छालानी अगर बात करते हैं, अगर लाल लिटमस पेपर आपके पास है और उसमें आपको सोल्यूशन में आप डुबाएं तो आपका लाल लिटमस पेपर नीले में कन्वर्ट हो गया, तो आप बताएंगे वो क्या है, क्षार है। ठीक है। इस प्रकार से आप अनीला कह सकते हैं, अनीला से याद कर सकते हैं। ठीक है। या बार से याद कर सकते हैं, BAR। या क्या है दोस्तों, बार का मतलब क्या है, ब्लू। ठीक है। ये हमारा क्या एसिड है और हमारे क्या है, रेड। अगर ब्लू को हम डुबोते हैं और हमारे रेड में चेंज होता है तो हमारा क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ठीक है। अगर एसिड वाला आप पता कर लिए तो आपको बेस जो होता है, बेस वाला ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बार से आप याद कर सकते हैं, अनीला से याद कर सकते हैं, छालानी से याद कर सकते हैं कि कौन किस में डुबाया जाएगा, कैसे निकलेगा, क्या कलर बनेगा। इस प्रकार से बहुत आसानी से, इसको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस प्रकार लिख लीजिएगा। जब भी कोई पूछा जाएगा कि इसको किस में डुबा करके पता किया जा रहा है, तो इंग्लिश में लिखिए सीधे बाहर लिख लीजिएगा या हिंदी में लिख लीजिएगा अनीला। कोई भी शब्द आपको याद है तो आप जान लीजिएगा। ये सोल्यूशन को नीला डुबोएगा तो लाल बन गया, तो हमारा क्या कहलाया, अम्ल। हमारा नीला डुबाया गया, लाल बन गया, तो हमारा क्या कहलाया, एसिड बनाया। एसिड मतलब कि हमारा अम्ल होता है। अगला हम बात करते हैं इसी में वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय। वायु प्रदूषण से किस प्रकार से हम कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे हम वायु प्रदूषण को बचा सकते हैं। पहला पॉइंट है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। वनों की जो अंधाधुंध कटाई है उसको रोकना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, रसोई घर, शौचालय तथा पशु बांधने के स्थान स्वच्छ रखें। जो हमारा रसोई घर हो, शौचालय हो तथा पशु बांधने का स्थान हो, उसको हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, नालियाँ साफ रखें, खुले में कूड़ा ना फेंकें और ना शौच जाए। नालियों को साफ रखना है, कूड़े को खुले में ना फेंकना है। शौच जाए तो आप स्वच्छ पानी से हाथ धुलें। त्योहारों व शादियों विवाहों के अवसर पर पटाखे ना छोड़ें। सड़क पर चलने वाले वाहनों के धुएं से बचें। सोते समय खिड़की व रोशनदान खुला रखें। जब भी सो रहे हैं तो आपका खिड़की और रोशनदान क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण ना हो इसके लिए आप लोगों को क्या सुझाव देंगे, वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए पहला पॉइंट है, घरेलू कचरे पर नियंत्रण, कूड़ा फेंकने का उचित प्रबंध हो,
सेकंड है जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, नदियों में कचरे को ना बहाएं। आपको ध्यान रखना है जो जल निकासी की जो व्यवस्था होनी चाहिए उत्तम होनी चाहिए। उससे पहले अगर मान लीजिए कोई नालों का पानी आप नदियों में मिला रहे हैं तो उससे पहले आप उसको शोधित करके ही उसको आगे भेजें। जो नदियों के में कचरे हो उसको ना बहाएं, मरे जानवरों को नदियों में ना फेंकें। पॉइंट नंबर 3 है वनों की कटाई पर रोक लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएँ। अगला पॉइंट है अपशिष्ट सामग्रियों की रिसाइकलिंग कर पुनः प्रयोग कीजिए। जो चीज़ें रिसाइकिल हैं, रीयूजेबल है, यूज्ड हो सकती है, ठीक है, ऐसे चीज़ों को पुनः इस्तेमाल जो हो सकती हैं, तो ऐसी सामग्रियों को अपशिष्ट सामग्रियों को रिसाइकिल करके पुनः इस्तेमाल में लाया जाए। मृदा के उपयोग के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों तथा नियमों का पालन करें। मृदा के उपयोग के लिए आपको ध्यान रखना है जो शासन द्वारा निर्धारित मापदंड दिए गए हैं, नियम दिए गए, उनका भी पालन करना है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।